हे गाइस, माय नेम इज गौरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ईजीएस्ट टॉपिक, जो आपके जेई मेंस में अगर आप उन टॉपिक को करके जाएं तो आप इजीली 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और इवन इससे काफ़ी ज़्यादा यानी 200 तक भी स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़े से आप मीडियम वाले टॉपिक भी टच कर ले तो गाइस, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इजीली 150 प्लस स्कोर तो आराम से कर ही लोगे अगर आपने इन चैप्टरों को आराम से कर लिया तो। और गाइस, ये काफ़ी इजी चैप्टर हैं, अगर आप इनको एक बार कर लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको जेई मेन में, इसके साथ साथ काफ़ी और अदर एग्जाम्स में, जैसे कि आपका बिट सेट का एग्जाम हो गया, WBJE का एग्जाम हो गया, और बाकी काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एनटीए के आने से एक जो सबसे अच्छी चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो है एनसीईआरटी का वेटेज बढ़ना। तो गाइस, लास्ट ईयर यानी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी इसी साल जो स्टार्टिंग में जनवरी में और अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 के अंदर में, तो गाइस उन एग्ज़ाम्स में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या देखी गई कि एनसीईआरटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, यानी एनसीईआरटी का वेटेज जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब 2019 से पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी एनसीईआरटी का अच्छा खासा वेटेज था, लेकिन अब एनटीए के आने से एनसीईआरटी का वेटेज और भी ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। अगर आप केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी अगर इनऑर्गेनिक पढ़ते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर एनसीईआरटी पढ़ के भी जाते हो ना और सारे चैप्टर अच्छे से रीड कर लेते हो, रीड करने से मेरा मतलब है अच्छे से समझ लेते हो एक बार, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एनसीईआरटी तो अच्छे से करना ही है, खासकर केमिस्ट्री के लिए यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी जितने ज़्यादा पढ़ सकते हो उतने ज़्यादा आप जरूर पढ़ना। अब गाइज, अब मैं बात करता हूँ इजी टॉपिक कौन कौन से हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। तो गाइज, सबसे पहले बात करेंगे हम केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के लिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ यार, एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इजीएस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दोनों बोल रहा हूँ मैं आपको, थोड़े इजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट, अगर तभी हम 150 या इससे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर बिल्कुल इजी वाले ही एकदम ले लोगे तब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का मिक्सअप लेके चलते हैं, ठीक है। तो गाइस, केमिकल बॉन्डिंग, या फिर मैं ऐसा बोलूँ आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला जो आपका चैप्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। आपका दूसरा चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन थर्मोडायनेमिक काफ़ी बच्चों को टफ लगता है, इसीलिए आप इसे स्किप कर सकते हो। तो आपको नुकसान होगा, देखो एक ना एक चैप्टर करने से आपको नुकसान तो गारंटेड होगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही टफ लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर पढ़ लो। हो सकता है काफ़ी बच्चों को इंटरेस्ट रहता है तो उन्हें मज़ा भी आए करने में, और जिनका इंटरेस्ट नहीं रहता वो ना पढ़े, छोड़ दे इस चैप्टर को। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसको भी आप अच्छे से जरूर पढ़ना। इनऑर्गेनिक के लिए मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी करनी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार 12th में, मतलब 12th में मेनली ऑर्गेनिक हमारा 12th के अंदर ही है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको भी एक बार अच्छे, सारे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, आप उन्हें एक अलग से नोटबुक में या एक पतली सी 10 रुपये 15 रुपये वाली नोटबुक ले लें और उसमें नोट कर लें, उन रिएक्शनों को लिखें और उनके मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। इन दो कामों को आप ज़रूर से कर लें। इसके बाद यार पॉलीमर्स, बायो मॉलिक्यूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और काफ़ी इजी चैप्टर हैं यार, बहुत ही इजी चैप्टर है यार, ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, गाइस इधर से 2-2 3-3 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा आते थे, लेकिन इस साल आप थोड़े कम आएंगे इधर से क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब ओनली 25 आएंगे, जिसमें कि 5 न्यूमेरिकल वैल्यू वाले होंगे। तो देखा जाए तो MCQ वाले क्वेश्चन कितने होंगे आपके, कितने होंगे? 20 होंगे। तो 20 क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना होगा। इसीलिए गाइस, हमारे पास चैप्टर्स बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसीलिए आपको फोकस रखो कि जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप ये छोटे छोटे टॉपिक पे मिस ना करो। एटलीस्ट जितने ज़्यादा टॉपिक हो सके उतने ज़्यादा टॉपिक करने की आप ट्राई करो। और अब गाइस बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स काफ़ी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगती है, उसे ये लगता है कि अगर मैं थ्योरी पढ़ लूँगा तो मेरे पे कुछ होगा नहीं, मैं न्यूमेरिकल कर लूँगा तो मेरे पे सब कुछ हो जाएगा। तो गाइस ऐसा नहीं है, सिर्फ थ्योरी या सिर्फ न्यूमेरिकल से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों चीज़ों का बैलेंस करके चलना होगा। अगर आप कोई भी चैप्टर में एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो, यानी मेंस लेवल को एकदम हाई लेवल तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको एट लिस्ट उस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी और 90% न्यूमेरिकल को करना होगा।
मैं क्या कर रहा हूँ दोबारा से बताता हूँ, 100% थ्योरी करनी होगी और 90% उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को आपको करना होगा, तभी आप उस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे, वरना कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आपको आराम से करना होगा। जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर को आप टिक कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, और आपका फर्स्ट चैप्टर ही होता है। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ईजी मानता हूँ मैं इस चैप्टर को, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ईजिली ये समझ में आ जाता है और इसके क्वेश्चन भी आराम से बच्चों से हो जाते हैं। 100 में से कम 80 टू 85 स्टूडेंट तो आराम से इसके क्वेश्चन कर ही लेंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे जेई की। सेकंड चैप्टर है यार आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो गाइस ये चैप्टर जो है ये थोड़ा टफ चैप्टर है, थोड़ा नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा टफ चैप्टर है, तो आप हो सके तो इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी यानी 2020 में भी इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC। तो गाइस ये दोनों चैप्टर जो हैं आपस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव है। ठीक है ना, अगर आप इन दोनों चैप्टर को कर लेते हो, मेरे ख्याल से ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इन्हें आराम से करते हो तो ये ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोकस रह के अगर करोगे तो ये दोनों चैप्टर आराम से करे जा सकते हैं। लेकिन आपका बताऊँ मैं, ये थर्ड वाला जो चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, तो ये थोड़ा टफ चैप्टर है। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो ज़रूर करो। ठीक है, स्किप तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो आप छोड़ सकते हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इसके बाद आता है यार ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार हमारे जेई मेन के लिए। ठीक है ना, इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो आप ऑप्टिक्स बिल्कुल भी मिस करके मत जाना। अब आता है यार डुअल नेचर्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स। तो गाइस ये जो चैप्टर है ना, आप इसे थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो ये गाइस ये चैप्टर तो आपको 100% आना चाहिए। और ये काफ़ी इजी चैप्टर होते हैं, इसके न्यूमेरिकल बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं, और एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है ना, तो आप इन चैप्टरों को मिस बिल्कुल भी मत करना। फिर आपका आता है यार थर्मोडायनेमिक। आपका यार ये वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक। ठीक है, अगर आप इसे भी करते हो तो फिर यही बात आ गई यार, ये फिजिक्स में भी होता है और केमिस्ट्री में भी, लेकिन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी बच्चों को इससे डर भी लगता है। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को करके जाएं, अगर आप कर सकते हो तो, नहीं तो फिर स्किप कर सकते हो। फिर जो आपका लास्ट टॉपिक आता है वो होता है ऑसिलेशन एंड वेव्स। गाइस ये टॉपिक ऐसा है जो हम 11th में सबसे लास्ट में पढ़ते हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, 11th की सबसे एंड में ये टॉपिक पढ़ते हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो अगर आपका ये टॉपिक ऑलरेडी 11th में स्ट्रॉन्ग था तब आप इस पे टाइम दे सकते हो, वरना इस पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक एकदम से समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपका एक और टॉपिक होता है SHM, वो आप ज़रूर कर सकते हो। ठीक है ना, वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको स्टार्टिंग से अगर मतलब दोबारा भी पढ़ोगे ना, अगर आपने 11th में नहीं भी पढ़ा तब भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑसिलेशन एंड वेव ये थोड़ा मैं मानता हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है जिसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ये टॉपिक पढ़ने का, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। ठीक है ना, बहुत ही कुछ है इसमें, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो इस टॉपिक को कर सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। और गाइस इसमें कुछ और इजी टॉपिक थे जो मैंने नहीं लिखे, जैसे आपका सेमीकंडक्टर हो सकता है। तो गाइस ऐसे टॉपिक जो हैं, और आपका एरर डायमेंशन, ये टॉपिक जो है, मैं इतना तो मान के चल रहा हूँ कि ये टॉपिक तो आप जरूर करोगे ही करोगे। ठीक है ना, इसीलिए मैंने वो टॉपिक मेंशन नहीं किए। तो एरर डायमेंशन वाले टॉपिक जो है आपके, या फिर आपका NLM हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, ये टॉपिक 100% आपको आना चाहिए। मोशन इन 1D हो गया, मोशन इन 2D हो गया। तो गाइस ये सारे टॉपिक आपको 100% आने चाहिए। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यार, मैकेनिक्स का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैकेनिक्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, तो आप ज़रूर मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ें। मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, ये आप लास्ट के टॉपिक जो है इजी वाले, वो भी कर सकते हो। अब बात करते हैं यार मैथमेटिक्स की। तो गाइस मैथमेटिक्स जो है ना, वो गेम चेंजर है। आप पूछोगे कैसे गेम चेंजर है, तो गाइस आपको पता है कि आप परसेंटाइल वाला सिस्टम है, तो परसेंटाइल वाले सिस्टम का जो प्रायोरिटी रखी गई है, वो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी गई है, मैथमेटिक्स को।
तो गाइस मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपकी परसेंटाइल इंक्रीज करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपकी परसेंटाइल 95 96 आ रही है ना, तो मैथमेटिक्स की बदौलत आप उसे 99 तक पहुंचा सकते हो ईजिली। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही होगी, फिर भी आपकी परसेंटाइल एकदम हाई जा सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस सेक्शन को अच्छे से ज़रूर करके जाएँ, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के जिस सेक्शन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस, आपके स्क्रीन पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं, इन टॉपिकों को आपको ज़रूर करना है। यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, आपको इन टॉपिक को, आप बोलोगे चैप्टर के नाम है, हाँ भाई चैप्टर के नाम ही है, तो आप इन्हें ज़रूर करना है, ठीक है। इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। क्या छोड़ सकते हो? सेट्स एंड रिलेशंस छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। क्यों छोड़ोगे यार? फ्री के 4 नंबर क्यों छोड़ोगे? मेरे को समझ में नहीं आता। हर साल बच्चे इसकी क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर को स्किप कर देते हैं, और इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना, इतने ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं कि वो कोई भी बंदा कर देगा आराम से, ठीक है। जो बोर्ड्स लेवल के प्रिपरेशन करता है ना, इजी वाली एकदम, जिसने एनसीईआरटी बस पढ़ी होती है, वो भी जेईई मेन के सेट्स और रिलेशन के क्वेश्चन कर देता है। इतने ज़्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर आप बात करो फंक्शन की, तो फंक्शन एक टफ टॉपिक है, जिसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है, देख सकते हो, ठीक है ना। तो यार वो टॉपिक ऐसे हैं जो एक थोड़े टफ टॉपिक हैं, और उस टॉपिक में थोड़ा अगर आपका दिमाग ज़्यादा चलता है तभी आप उन टॉपिक पे जाएं, वरना एटलीस्ट आप इतने टॉपिक को ज़रूर करें। अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं कंप्लीट, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ के अंदर। और अगर आपने मैथ में एक अच्छा स्कोर किया, तो आपके ओवरऑल परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। गाइस, मैं सबके नाम पढ़ के आपको नहीं बताने वाला, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रख लो, बाद में पढ़ते रहना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें से भी है ना, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इनके अंदर से खुद के मैंने निकाले हैं, और उनका मैं आपको वेटेज के साथ बता देता हूँ कि उनकी क्या वैल्यू है। तो गाइस, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन। 7 क्वेश्चन आते हैं यार हर साल, ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन तो इजीली पूछ ही लेते हैं, वो आसानी से पूछ लेते हैं 7 क्वेश्चन, जिसमें से 5 मॉडरेट होते हैं। इजी नहीं होता, हाँ बाई चांस कभी आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते। 5 मॉडरेट होता है और 2 डिफ़िकल्ट होते हैं। 5 मॉडरेट, लेकिन वो मॉडरेट ऐसा और मॉडरेट होता है कि अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो आप इजीली कर जाओगे, और वो रिपीटेडली पैटर्न वाले क्वेश्चन होता है। कोई ऐसा नहीं कि एकदम यूनिक क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने पहले कभी ना कभी करे ही होंगे अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपके लिए। फिर आता है CND, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और लिमिट्स का टॉपिक भी इसके अंदर। तो इन तीनों टॉपिक से मिला के 3 क्वेश्चन आपके हर साल आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, बच्चों ने तो नाम सुन के वीडियो को क्लोज कर देंगे काफ़ी, तो जो नहीं करेंगे वो लाइक करके जाएंगे पक्का। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा टॉपिक है जो बच्चे सुनते भाग जाते हैं, स्टार्टिंग तक पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, बाकी बात की मतलब जैसे ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री आती है उनके सामने, तो बस हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन जेईई मेन के अंदर बात करूँ तो ज्योमेट्री का पार्ट बिल्कुल भी नहीं आता। थोड़ा बहुत कभी कभी सेक्शन आ जाता है, मतलब थोड़ा बहुत ही आता है, बहुत ज़्यादा डीप वाला टॉपिक नहीं आता। आपको ज़्यादा ज्योमेट्री के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इजी वाला आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ के जाओगे, यानी इजी लेवल पे पढ़ के जाओगे और थोड़ा मॉडरेट तक पहुंचोगे ना, तब भी आप जेईई मेन में आने वाले क्वेश्चनों को आराम से टेकल कर जाओगे, आराम से उनके क्वेश्चनों को हिट कर दोगे और इजीली स्कोर कर पाओगे। साथ में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों टॉपिक से मिला के आपका 3 क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका कैलकुलस वाला पार्ट, या इंटीग्रल कैलकुलस मैं मानूँ पहले बोलूँ तो गाइस कैलकुलस के अंदर में यार 3 क्वेश्चन इजीली आराम से पक्का मिल जाएंगे आपको। 3 क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल पे तो गारंटीड मिलना है क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत 100% क्वेश्चन मिलना है। फिर आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आपके 2 क्वेश्चन तो हर साल आ ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं भाई हर साल, और काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं होते। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री गाइज ऐसा टॉपिक है, शायद कभी इससे क्वेश्चन आ भी जाते हैं और नहीं भी आते हैं। अगर मैं आपको लास्ट ईयर का ट्रेंड बताऊं तो मतलब इस साल जो पेपर हुए थे 2019 में, तो इसमें तो काफ़ी सेक्शन, मतलब काफ़ी सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। लेकिन इससे पहले की बात बताऊं तो यार इसके क्वेश्चन बहुत ही कम आते थे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ मैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे मान लो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया आपको, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब उसमें थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। जैसे मान लो इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ कर लेगा, होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, उसमें वो थोड़ा इंटीग्रल डाल देगा, या सीक्वेंस सीरीज को मिक्स कर सकता है,
ठीक है, या कॉम्प्लेक्स पार्ट को मिक्स कर देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स कर देगा, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ मिक्स करके आपको देगा, वो देगा जरूर। ठीक है, तो गाइस ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जिसको भी आप शेयर करना चाहो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।